सत्य सनातन, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। जब किसी पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो मोती उसमें से कुछ न कुछ प्राप्त होते हैं। और अब हम आते हैं अपने सम्मान समारोह पर। हमारे सम्मानित अतिथि लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर अरुण जैन साहब को और हमारे आज के सम्मानित अतिथियों में मैं आशुतोष शुक्ला जी को और डॉक्टर डी लाल साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे कुछ थोड़े सा कष्ट जरूर होगा आप लोगों को, लेकिन हमारे जो आज के सम्मान जिन्हें हम देने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने कर कमलों से उन्हें प्रदान करें। विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट हर वर्ष ऐसी विभूतियों को सम्मानित करता है जिन्होंने समाज में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसे योग्य और समाज में अप्रतिम योगदान देने वाले को सम्मानित कर संस्था स्वयं भी गौरवान्वित होती है। मैं कुमार जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आप पेशे से डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। 2024 में ILDS संस्था के द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। और जैसा कि पहले भी डॉक्टर जैन साहब आपके बारे में बता चुके हैं, जाने कितने पेशेंट्स को अपना लाभ दिया है, उनके जीवन को बदला है। और पूरी निष्ठा और योग्यता के साथ आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे सम्मानित व्यक्ति को संस्था सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। डॉक्टर विवेक कुमार जी, डॉक्टर MN सिद्दीकी साहब, डॉक्टर MN सिद्दीकी साहब लंबे समय से हम सभी से पूर्व परिचित हैं। एक सुयोग्य चिकित्सक के रूप में आप बतौर फिजिशियन लगभग 30 वर्षों से लगातार लखनऊ के प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल में मरीजों को अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। आपकी अभूतपूर्व चिकित्सीय सेवाओं के लिए आपको कंट्रोल ऑफ लेबीज इन इंडिया से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। और जैसा कि अभी बताया था डॉक्टर साहब ने कि आपको RSS जैसी संस्था से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाँ, बोलिए। तो जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत। मैं मिस्टर आरिफ रिजवी साहब को सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि लखीमपुर से हमारे बीच पधारे हैं। मिस्टर आरिफ रिजवी साहब, आप दान है अब्दुल कलाम आज़ाद गर्ल्स कॉलेज के संचालन का दायित्व आप बखूबी निभा रहे हैं। वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने, उनके सर्वांगीण विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे समाज सेवी महान व्यक्तित्व को सम्मानित कर आज हम सभी गौरवान्वित हैं। जोरदार तालियां। अब तालियां बहुत कम बज रही हैं, लगता है जाड़े। श्रीमती ओम सिंह, वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक। आपने कोरोना काल में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, राशन वितरण और रक्तदान जैसी सीता रसोई भोजन, हजारों पेड़ आप पर्यावरण के लिए लगा चुकी हैं। न जाने कितनी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ऐसे सुयोग्य और उत्कृष्ट समाज सेवी को सम्मानित कर हम सभी सम्मानित हैं, गौरवान्वित हैं। और आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुमुखी आयामी धनी हैं आप। आपको बहुत बहुत सम्मान। संदीप आहूजा जी हमारे बीच एक युवा भी हैं। 45 वर्षीय संदीप आहूजा जी
जाने माने सुप्रसिद्ध लखनऊ के सम्मानित नागरिक श्री मुरली आहूजा जी के पुत्र हैं। अपने पिता के व्यवसाय को, होटल के इस व्यवसाय को जितना ऊंचाई पर आप ले गए हैं वो आपकी कार्यकुशलता का प्रमाण है। 2000 लोगों को रोजगार प्रदान कर आप उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। उससे बढ़कर जो सबसे बड़ी बात, विनम्रता, शालीनता और दूसरों से मानवीय व्यवहार, क्योंकि मुरली आहूजा जी हम सभी के पारिवारिक मित्र की तरह, फैमिली की तरह रहे हैं, इसलिए ये मेरा बेटा है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जोरदार तालियां। सम्मानित व्यक्ति नानक चंद जी भी उपस्थित हैं। आप 4 बार पार्षद रह चुके हैं। मानव सेवा ही आपका लक्ष्य है। रक्तदान, नेत्रदान और गरीब बेटियों का विवाह करना, ऐसे अनेक कार्य करके आपने मानवता का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपका जीवन निश्चित ही समाज के लिए प्रेरणा है। हम सब आपको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लखवानी नानक चंद लाखवानी जी, लखवानी जी। एक फोटोग्राफ मैं चाहूंगी कि आप ले लें। हमारे सभी आगे और आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये दोस्तों, जो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा नहीं है ना, तो थोड़ा इधर से बोलूँगा। आपको थोड़ा कैच करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए, जैसे अब आप देखिए, आपको पता लगा जैसे कि आंटी का एक, अंकल आंटी का एक थोड़ा सा विशुद्ध भैया वाला जो हुआ इंसिडेंट, आप देखिए उसके बाद भी देखिए इनके मन में देने की भावना है। आज इन्होंने जितने भी लोगों को बुलाया है, ये सबको सम्मान देने के लिए बुलाया है। ये कितनी बड़ी बात है। तो एक पहले जोरदार क्लैपिंग करिए। आगे अब आप देखिए कि इनके मन में आज भी फीलिंग है कि जितने भी लोग आए हैं हम उनको रिस्पेक्ट दें। आप सोचिए कि जैसे हम और आप सब्जी खरीदने जाएं किसी के यहाँ, हम कहें भाई साहब सब्जी की दुकान में क्या भैया सोना दे दो, वो सोना दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? उसके पास है ही नहीं। तो आप सोचिए इस परिस्थिति में भी अंकल आंटी अपने अंदर इतना ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि हमें बच्चों के लिए करना है, सम्मान देना है। तो ये आंटी के लिए कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान ने आपको पता नहीं कैसे बनाया है, क्या मुझे नहीं पता, बट बहुत ही अच्छा बनाया है आपको। और आपसे मैं अंकल से मिला था करीब 30 साल पहले। मैं जब बाहर से पढ़ कर आया था तो लखनऊ थोड़ा सा, आप जानते हैं, थोड़ा सा धीरे से डेवलप करता है। तो मैं बोलता था मुझे काइजन करना है। काइजन का मतलब होता है कि हमेशा निरंतर अच्छा करना है बिना थके। तो मैं जब मेरे कजिन्स को बताता था ना, सब कहते थे स्विट्जरलैंड आ गया, हटो यहाँ से, यू नो। तो अंकल मुझे मिले, पापा ने मेरे इनसे मिलाया, कहते एक डॉक्टर जैन आ रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, उनसे मिलना। जैसे ही मैं इनसे मिला, कहते बेटा तुम ना अपनी कंपनी में काइजन करो। तो मैंने कहा मुझे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो मेरी बात समझ रहे हैं, वरना सारे के सारे लोग एक सोचिए वो दिन है, एक आज का दिन है, तब शायद हमारे यहाँ 300-400 लोग काम करते होंगे। आज जो अंकल बार बार बोल रहे हैं कि इतने लोग काम कर रहे हैं, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अंकल से सीखा और विश्रुत भैया से सीखा। विश्रुत भैया ने हमको सिखाया कि कैसे मैनेजमेंट होता है। मुझे विश्रुत भैया ने एक बार एक बात बोली थी कि संदीप, अगर तुम्हें एक रेस्टोरेंट चलाना है तो अलग दुनिया है, 10 चलाने हैं तो अलग है, और 1000 चलाना है तो एकदम अलग है। अगर तुमको 1000 रेस्टोरेंट चलाने हैं तो तुम मेरे साथ बैठा करो, अगर 10 या 5 चलाने तो मेरे साथ मत बैठा करो। सोचिए उनके वर्ड्स हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मेरी जो बेटी है जयपुरिया पढ़ रही है इधर अंसल्स में। तो आर्नी ने मुझे 2 दिन पहले बताया, कहते हैं कि वहां पर उसके क्लास में विश्रुत जी का नाम लिया गया, उसके क्लास में।
शायद उनके यहाँ कोई प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है या कोई है, तो उसने ऐसे बोला कि अगर आपको बनना है तो विश्रुत जैसे बनिए। ये बात मुझे आर्मी ने 2 दिन पहले बताई। और मेरी जो डॉटर है वो भी 90% है। मेरा देखिए बचपन से एक ही सपना है कि मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे निकले, जैसे सबका होता है। अपार्ट फ्रॉम देखिए वेल्थ वगैरह तो देखिए एक चीज़ है जो आती है जा सकती है, लेकिन अगर आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे तो उसी कैटेगरी में आपको नानक चंद जी हमारे साथ आए हुए हैं। ये एक ऐसे इंसान है, अगर आपने इनको बोला जी ये प्रॉब्लम है, ये आपकी गाड़ी में पहले बैठेंगे, प्रॉब्लम बाद में पूछेंगे। तो आप समझिए नानक चंद जी मेरे 35 साल से दोस्त हैं, आधा मेरे फादर के दोस्त हैं पर मेरे से। और आशुतोष सर जो है, आशुतोष सर जो है, मैं इनसे करीब 2-3 साल पहले मिला और मुझे पता लगा कि ये भी बहुत चैरिटी वगैरह में रहते हैं। एक बार हमने रिक्वेस्ट करी और सर एकदम देखिए पिछले 2 घंटे से हमारे साथ बैठे हैं। तो जिनको मैं जानता हूँ देखिए उनके लिए मैं बोलना चाह रहा था। और ओम मैम जो है, ओम मैम प्लीज खड़े हुए। ओम मैम और मेरी दोस्ती भी चैरिटी की वजह से हुई। ये वो लेडी हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में हजारों लोगों की जान कोविड में बचाई और गरीबों के लिए काम करना। और अभी अंकल इनका एक ब्लड डोनेशन कैंप है, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ी सब इनकी हेल्प करें ब्लड डोनेशन में। सो थैंक यू वेरी मच। और अंकल आंटी आपसे ही सीखने मिलता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप। मेरे सामने तो तुम बहुत छोटे से थे, मुझे अब याद है। अब मैं थोड़ी सी कार्यक्रम में आप लोगों को झलकियाँ दिखाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम में ले चलती हूँ और मैं माइक अब सौंपती हूँ अदी जैन को कि वो कृपया आगे का माइक संचालन हो करें। किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। A very good evening to everyone present over here, respected guests, teachers, parents and my dear friends। आज मैं अदी जैन विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। Thank you so much. I am Adib Ahmed. First, good evening to all of you. I am Adib Ahmed and I am the student of Diploma in Physiotherapy. I am very grateful to be part of the Vishrut Memorial Charitable Trust. Thank you so much for giving me this opportunity. क्योंकि आज की ये शाम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मेहनत, टैलेंट और खुशियों का उत्सव है। तो चलिए बिना किसी देर किए इस खूबसूरत शाम को यादों से भर देते हैं। मैं आज इस प्रांगण में मौजूद आप सभी अतिथियों का हृदय के साथ ताली से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और आप सबके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों और खुशियों की दौलत हम सभी आपको लुटाते हैं। थैंक यू सो मच। So let's begin। ये धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये वो जमी है जहाँ हर दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए। ऐ मेरी समी महबूब मेरे, ये गीत एक फौजी के जज्बात, उसके बलिदान और माँ भारती के लिए उसके प्यार को बयां करता है। तब हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, जय हो उस हौसले की, जय हो उस एकता की जो हमें एक भारत बनाती है। हर शहर, हर गली, हर धड़कन के साथ हम कहते हैं हम इंडिया वाले हैं और अपनी पहचान पर हमें नाज है। और जब बात हो जज्बे, जुनून और जीत की तो सिर्फ एक ही नारा काफी होता है, चक दे इंडिया। आइए इस नृत्य के साथ देशभक्ति के इस सफर का हिस्सा बनते हैं। सो प्लीज वेलकम आवर स्टूडेंट्स विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों Very nice performance. What a patriotic performance, just beyond our expectations. आज आप सबने इस डांस के माध्यम से देशभक्ति के हर रंग को बेहद ही खूबसूरती से दर्शाया है। आपकी मेहनत, आपका अभिनय और आपके जोश ने
पूरे माहौल को गर्व से भर दिया है। सो सुपर परफॉर्मेंस, वेल डन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नारी, नारी जो सिर्फ घर की दहलीज तक नहीं सीमित है, बल्कि समाज की नींव है, देश की शक्ति है। आज की नारी कमजोर नहीं, वो आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और अपने हौसले से इतिहास रच रही है। जब नारी शिक्षित होती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसी भावना को शब्दों में पिरोती नारी के साहस, संघर्ष और सम्मान को उजागर करती एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं शिवानी मिश्रा, जो हमें याद दिलाएंगी कि महिला सशक्तिकरण कोई नारा नहीं बल्कि जरूरत है। तो मैं शिवानी मिश्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं शिवानी मिश्रा, विश्व मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की छात्रा, आज इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीयों को सादर प्रणाम करती हूँ। और आज मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कविता के माध्यम से। उससे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो मैं पहले थी और आज मैं जो हूँ, कि समझ लीजिए कि मिडिल क्लास की लड़की जिसको कुछ भी नहीं, मेडिकल का शायद एम भी नहीं आता था, और जो यहाँ पर आके मैंने जो पाया है वो शायद और मैं कहीं रहती तो बहुत मुश्किल था, मुझे नहीं मिल सकता था किसी भी हाल में। जो मेरे आदरणीय मैम और मेरे सर ने मुझे दिया है, मैं इसका आजीवन कृतज्ञ रहूँगी। जैसे कि एक गीली मिट्टी को मूर्ति का आकार दिया जाता है, वैसे ही मेरे आदरणीय मैम, मेरे सर ने मुझे दिया है। जो कुछ भी हूँ मैं आज अपने सर और मैम की वजह से ही हूँ। तो मैं आज उन महिलाओं के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जो हताश हैं, जो हताश हुई बैठी हैं, तो मतलब मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चूनर उड़ा के ध्वज बना, चूनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चूनर उड़ी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। कि नारी सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी, बल्कि आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के लिए बनी। जब नारी को सम्मान, अवसर और विश्वास मिलता है तो समाज सशक्त बनता है और राष्ट्र प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हर बेटी को उड़ान देंगे, हर बेटी को सम्मान देंगे और महिला सशक्तिकरण को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में भी उतारेंगे। थैंक यू सो मच। कैरिंग फॉरवर्ड, अब फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द का इलाज नहीं, बल्कि मोशन, बैलेंस, पोस्चर और बैलेंस मसल स्ट्रेंथ सुधारने का एक साइंटिफिक तरीका है। सो गेट रेडी फॉर अ लाफ राइड, अ प्ले दैट इज फनी, क्वर्की येट मीनिंगफुल। हंसी के साथ साथ थोड़ा नॉलेज देना भी जरूरी होता है और आज का प्ले एग्जैक्टली वही करेगा। सो आई वेलकम द स्टूडेंट्स टू demonstrate their play on the stage. ए राजा जी के करे तराहल, हाजरूरत मूरत खूबसूरत। स्वागत है आप सभी का स्वागत है। जो जबरदस्ती लाए गए हैं और जो अपनी मर्जी से आए उनका भी स्वागत है। आज मैं अपना मन से और तन से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आज इलेक्शन जीता हूं
और एक नया नेता बनाओ। वो कहते हैं ना कि जब सब कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा तो एक पढ़े लिखे लोग नवाब बनते हैं और जो खेल कूदते हैं वो खराब बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो खेलते कूदते हैं वो नेता भी बनते हैं। अरे क्या हुआ बबुआ, काहे खांस रहे हो? नेताजी बबुआ ने असिस्टेंट। आज जो भी है असाइनमेंट वगैरह यार छोड़ो, खास कह रहे हो? अरे नेताजी लगता है बहुत ठंडक लग गई है। अच्छा, लो तुम्हारी ठंडक का इलाज मैं यूं कर देता हूँ। वो कैसे नेताजी? एक काम करो, तुम जाओ ठंडा पी लो जाके। अरे नेताजी ठंडक में ठंडा? अरे बुड़बक, वो ठंडा नहीं, ये वाला ठंडा। अरे अच्छा नेताजी, जिसमें गर्मी पैदा होती है शरीर में। हाँ समझे? अच्छा जी, लेकिन एक बार आपने पिलाया था तो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो हम तो बाहर पड़े मिले थे, लोगों ने उठा के हमें घर पे पहुंचाया था। तो जब सस्ता वाला पियोगे तो बाहर ही मिलोगे ना, महंगा पिया करो मेरी तरह। जी नेताजी। समझे कि नहीं? जी जी। ऐसे मैंने बहुतों का इलाज किया है। कल एक बुड़बक मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि नेताजी मेरे सीने में दर्द हो रही है। तो मैंने उससे कहा, अरे पगले, तेरे सीने में दर्द हो रही है तो घर जा और रामायण लगा के लेट जाना। जब तक रामायण खत्म होगी तेरे सीने का दर्द अपने आप चला जाएगा। अच्छा नेताजी, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो बुड़बक ना रामायण उसने देखी ना वो मेरे पास कभी जिंदगी में आया लौट के। अच्छा अच्छा नेताजी, आप तो वाकई में बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, डॉक्टर से भी ज्यादा ज्ञान है आपको। आजकल के डॉक्टर को आता ही क्या है, ये इंजेक्शन लगाई, 2 दवाई दी, कोई बगैर दवाई और इंजेक्शन से सही कर दे तो मैं मानूं कि वो डॉक्टर है। जी नेताजी। नेताजी हमको छुट्टी चाहिए। ये देखो एक और आएंगे, ये कामचोर नौकरन के सिवाय छुट्टी मांगे के कुछ है भी? हैं? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मैं पीठी में बहुत दर्द हुई रहा। अच्छा, छुट्टी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी पीठ का इलाज कर देता हूँ। बताओ। ए जी सुनो, नेताजी। जाओ कड़वा तेल ले आओ जाके। जी नेताजी। अरे फोन। हाँ हेलो। जी जी, मैं नेताजी का पीए बोल रहा हूँ। जी मैं अभी बात कराता हूँ आपकी। ये लीजिए नेताजी, किसी डॉक्टर का फोन आया, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अरे डॉक्टर साहब आप आ जाइए। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, आपसे मुलाकात हो जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। आ जाइए। अरे नेताजी, आपको इलेक्शन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भैया। और सब बढ़िया चल रहा है आपका? सब बहुत बेहतर चल रहा है और मजा ही आ गया आज के दिन तो। इलेक्शन जीतने की बहुत बहुत मुबारक हो नेताजी। आपको भैया। नेताजी। वैसे ये कौन? ये मेरे साथ ही काम करते हैं, ये मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी। अच्छा नेताजी। ठीक है। क्या है? ये लीजिए, तेल मंगाया था, आप ले आए। लगा दो मेरे सर पे, साले दिख नहीं रहा उसको तो जाके तेल। जी नेताजी, दे रहे हैं अभी, ये लीजिए। और तुम ये तेल लो और पूरे शरीर पे रगड़ो, इससे तुम्हारी कमर का दर्द चला जाएगा। लेकिन नेताजी, दर्द तो हमारी कमर में है, आप बता रहे पूरे शरीर में रगड़ ले। अरे तू हमें सिखा रहा साले, शरीर भी तो तेरी कमर से जुड़ा हुआ है। अरे नेताजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बगैर ये जाने कि दर्द किस तरह का है, कितनी समय से है, आप किसी को ऐसे ही पीठ पे तेल लगाने का सुझाव नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे दर्द के लिए हम फिजियोथेरेपी कराते हैं। फिजियोथेरेपी में हम मसल स्ट्रेंथनिंग और पोस्चर मेंटेन करते हैं। रुकिए, क्या बोला आपने? फिजियोथेरेपी? जी जी। ई का है? बिजली का झटका? नहीं, ये कोई बिजली का झटका नहीं है। ये एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जिसके अंतर्गत हम मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं और पोस्चर को मेंटेन करने पे फोकस करते हैं। अरे रुकिए, क्या कहा आपने? पोस्टर? पीए? जी नेताजी। हम लोगों ने तो इलेक्शन के दौरान बहुत पोस्टर लगवाए। हाँ नेताजी, बहुत लगवाए थे पोस्टर इलेक्शन के टाइम। आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं नेताजी, मैं पोस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडी की पॉस्चर की बात कर रहा हूँ। पॉस्चर जैसे कि सही चलने का पॉस्चर, सही बैठने का पॉस्चर और सही खड़े होने का पॉस्चर, जिसके लिए हम फिजियोथेरेपी में बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं। एक्सरसाइजेस जैसे कि प्लैंक एंड ब्रीजिंग, कैमल कैट एंड कैमल एंड स्पाइन एक्सटेंशन, इस तरह की एक्सरसाइजेस। क्या चूहा, बिल्ली, ऊंट, गधा, ये सब क्या बता रहे हो डॉक्टर साहब? आपका हमका अकल के साथ बद दिमाग भी सोचे तो। नहीं नेताजी, आप गलत समझ रहे हैं। ये सारे एक्सरसाइजेस के नाम हैं जो कि फिजियोथेरेपी के अंतर्गत कराई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हो तो डॉक्टर साहब करके दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस देखें तो यहाँ मैं अपने फिजियोथेरेपी के द्वारा ऐसी एक्सरसाइजेस करवा के दिखा सकता हूँ। आप प्लीज आइए और कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाइए।
नेताजी ये स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। इसके अंतर्गत बैक की मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और ये पेन को कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अच्छा, ये एक प्लैंक एक्सरसाइज है जिसमें ओवरऑल बॉडी मसल की स्ट्रेंथनिंग की जाती है और फोकस किया जाता है कोर मसल्स को, जिसको मजबूत किया जाता है, जिसके लिए बॉडी का पोस्चर बेहतर होता है। बाप रे बाप, अदना सब कुछ करे पड़त है। जी नेताजी, इतनी सारी एक्सरसाइज कराई जाती है, इसलिए मैं आपसे और बाकी जनता से कहना चाहता हूँ कि किसी की बातों में ना आकर के घरेलू उपयोग जैसे तेल, मालिश, अजवाइन आदि का प्रयोग ना करके एक योग फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। जी डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। अब मैं अपना इलाज किसी योग फिजियोथेरेपिस्ट से ही कराऊंगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिकॉज इन फिजियोथेरेपी वी ट्रीट एंड रिहेबिलिटेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट लाइक पेन, disability and discomfort through physicals, so the patient can be made even better than before. In physiotherapy, we treat the patients of the all ages like children, adults and also elderly pupils. अब मैं उम्मीद करता हूँ नेताजी कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप भी अब किसी को ऐसे घरेलू फर्जी नुस्खे नहीं बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ये ऐसी फर्जी की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि किसी को देख के मुझे अफसोस होता है कि मैं तो पढ़ नहीं पाया, ना मेरी उम्र रही है। अब आप मुझे कुछ बताएं कि जो है मैं कैसे बच्चों का उद्धार कर सकूं इस मंच पे। जी बिल्कुल, मैं आप सबको ऐसे संस्थान का नाम बता सकता हूं जो कि एक संस्था के अंतर्गत विश्व मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसमें आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चे और वो बच्चे जो सीमित संसाधनों द्वारा अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए, उन्हें यहाँ पे पढ़ने का बेहतर मौका दिया जाता है, जहाँ कम से कम पैसों में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है। और ये सब मैं आपसे सिर्फ एक बातों के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम द टॉपर ऑफ द फर्स्ट ईयर, क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है और मेरा रिजल्ट इतना बेहतर आया। आई वॉज ए एवरेज स्टूडेंट, लेकिन यहाँ करके मैं टॉपर बना हूँ, तो कुछ तो बेहतर किया है मेरे टीचरों ने, जिसकी वजह से टॉपर बना हूँ। और आज इस स्टेज के माध्यम से और अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हम सबको ये मौका अदा किया। जी मैं बात कर रहा हूँ विश्रुत जैन सर की, जो हम सबके बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ए मैन डाइज बट नॉट हिज आइडियाज। सो थैंक यू सो मच। आई होप दैट यू लाइक दिस ब्यूटीफुल मैसेज। एक लाइन मैं भी विश्रुत अंकल के लिए कहना चाहता हूँ कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर कोई पैदा। तो इसी के साथ धन्यवाद। हंसी मजाक के बीच आज हमने ये भी समझा कि फिजियोथेरेपी दर्द नहीं, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता है। जो थेरेपिस्ट हमें खड़ा करना सिखाते हैं वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हमारा हौसला भी मजबूत करते हैं। इसी को कहते हैं एंटरटेनमेंट विद ट्रीटमेंट। थैंक यू परफॉर्मर्स फॉर दिस वंडरफुल एक्ट। अभी एक आध कार्यक्रम बाकी है, लेकिन चूंकि हमारे मुख्य अतिथि को शीघ्र जाना है, इसलिए मैं चाहूँगी कि अब थोड़ा सा हम अपने इसमें व्यतिक्रम करते हैं, मोड़ते हैं, और हम इन शब्दों के साथ अपने मुख्य अतिथि श्री आशुतोष शुक्ला जी को बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ और अपने कुछ विचार इस आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत करें कि मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं, इसे बिरला ही किनारे पर लगा सकता है। मेरी कश्ती किसी पतवार की मोहताज नहीं, मैंने मुल्क के लोगों के दिल जीते हैं। मेरी शोहरत किसी तख्तो-ताज की मोहताज नहीं। सब लोगों को नमस्कार। और पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, डॉक्टर साहब से हमने आग्रह किया था, हमारा शाम का समय जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है, हमारा काम चालू हो जाता है 5 बजे से, तो इसलिए मैंने ये धृष्टता की है, आप लोगों से खेद व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए जब मेरे पास में सबसे पहले संदीप जी का आया, फिर ओम जी आई, फिर डॉक्टर साहब आए और आप लोग, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ, और बड़ा मुश्किल होगा कैसे अपने को इधर की ओर लाना और करना। तो आज वो मैं यहाँ आया और देख रहा हूँ इतनी देर से कि वो बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। तो
क्या कहूँ मैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, डॉक्टर जैन साहब, मैं आपको बहुत सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर अपविता जैन जी, आपकी बच्ची, और जिनके बारे में अभी परिचय दिया गया, डाकू उन्मूलन वाला, तो ये परिचय दिया जा रहा था, हमें याद आ रहा था कि भाई वो डाकू उस ज़माने में हम लोग रिपोर्टर हुआ करते थे। और तो ऐसे हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी और यहाँ संदीप जी बैठे हुए हैं, अभी जिनका परिचय दिया, हमारे बिल्कुल शुरुआती दौर के साथी, हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय नानक चंद जी, जिनके साथ मैंने, दयानंद जी कहाँ चले गए, दयानंद पांडे जी यही हैं, अच्छा, तो हमने आपके सामने नौकरी शुरू करी, हमारे वरिष्ठ हैं दयानंद पांडे जी, और हमारे जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जयलाल साहब, और बहुत से लोग यहाँ पर, डॉक्टर विवेक कुमार साहब दिखाई दिए हमको अभी, और इनसे हमारा बड़ा अलग तरीके का परिचय है, मैंने अभी बताया आपको। तो और भी यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए एक छोटी सी कथा है कि एक बार एक स्त्री एक साधु के पास गई और उनसे कहा कि मुझे अपने बच्चे का शिक्षारंभ कराना है, तो बच्चे को पढ़ाना कब से आरंभ करूं? तो साधु ने पूछा कि बच्चे की आयु क्या है? तो उन्होंने कहा बच्चे की आयु 4 वर्ष है। तो साधु ने कहा, ऋषि थे, उन्होंने कहा, अरे माँ, आप तो 5 वर्ष विलंब हो गया आपको। तो उन्होंने कहा 5 कैसे? बोली कि इसकी शिक्षा तो आपके गर्भ से आरंभ थी, आप अभी लेकर के आए। तो माँ, जो ये कहा जाता है, जो अभिमन्यु की कथा है, वो कोई कपोल कल्पना नहीं है। जिस समाज की अभी आपने बात की, अपनी किताब में आपने बात करी है, सत्य समागम वाली, जो दूसरी, जिस हम ये जो आपने इतने सारे लोगों को, जो ये बच्चे, पहली बार में वो लड़की आई थी जो कह रही थी कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और इसलिए खड़ी हूँ कि आपने मुझे सहारा दिया, ऐसे 60 बच्चे हैं, आपने पिछली बार भी बताया था। और उन बच्चों की परफॉर्मेंस देखिए, ये हम लोग इस मुश्किल दौर में हैं कि पहली बात तो ये कि अपने कष्ट को भूलना और उसको भूलते हुए समाज को आगे लेके चलना, समाज के साथ चलना, ये बड़े तपस्वी लोग कर पाते हैं, बड़े मनस्वी लोग कर पाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं होती है। और इसके लिए जो ये कहना सरल है, पर इसके लिए बहुत धैर्य, साहस और संयम चाहिए होता है, वो सबके बस का नहीं। यहीं पर अगर आप ध्यान दें, और जो हमारी महाभारत है, जो हमारी कथाएं हैं, उनमें कई पात्र हैं जिन पर बहुत बात होती है, लेकिन एक पात्र कुंती है। अगर पांडव अपने इस इतने बड़े युद्ध को, जिसमें सामने उनके एक से एक विरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे, अगर वो जीत सके तो केवल इसलिए कि वो पांचों भाई बंद मुट्ठी की तरह थे। और उस मुट्ठी को, उस उंगलियों, उन 5 उंगलियों को अगर एक बना करके रखा, तो उनकी माँ ने, कुंती ने, जिन्होंने कभी उनको ये नहीं बताया जो परिवारों में झगड़ा क्यों होता है। एक पुरानी कहावत है, पहले कही जाती थी, आज के बच्चे शायद इसको नहीं समझेंगे, कि स्त्री अगर सत्य बताने लगे, सच बताने लगे, तो घर घर में झगड़े हो जाएं। इतना अगर स्त्री को धरा कहा गया है, धारणी कहा गया है, पृथ्वी से उसकी तुलना की गई है, तो ऐसे ही नहीं की गई है। वो अपने को कहती है कि हमको सशक्तिकरण चाहिए, हमको बराबर पे आना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमसे ऊपर ही हैं, आप अपने को नीचे मत लाइए। आपके अंदर जो बात है वो हमारे अंदर नहीं है। पुरुष हमेशा उथला होगा, स्त्री हमेशा गहरी होगी। आप जितना इसको समझ सकेंगे, जितना वो हमारे आचरण में आएगा। कोई चीज़, कोई फेमिनिज्म या कोई भी चीज़ नारा नहीं होती, वो हम अपने जीवन में उतारते हैं। कुंती ने जो करके दिखाया, उन्होंने कभी भी गांधारी, जब कुंती अपने बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर आई, तो गांधारी एक अकेली थी जिन्होंने उनका थोड़ा विनम्रता पूर्वक स्वागत किया, किसी ने नहीं किया। उनकी जो उनके बच्चे कैसे हुए, कहाँ से हुए, कौन थे, इतनी प्रताड़ना उस स्त्री को मिली, लेकिन उसने परिवार में चलने वाले प्रपंच की छाया कभी अपने बच्चों से उनके बारे में बात नहीं की। और जब भी धृतराष्ट्र और गांधारी के बारे में बात की, तो सम्मान दे करके बात की। अगर वो ये ना करती तो वो झगड़ा बहुत पहले हो गया होता। और यही काम इसके उलट अपने परिवार में धृतराष्ट्र नहीं कर सके। जो उनकी भीष्म से कुंठा थी, जो उनकी पांडु से कुंठा थी, वो सब वो कहते रहे और वही उनके बच्चे लेते रहे। बच्चा बहुत ध्यान से देखता है, हम उससे कुछ कहें ना कहें, हमारा आचरण बच्चे को सिखाता है।
आज के दौर में जो ये आप कर रही हैं, ये ऐसे दौर में ये इसलिए ज़रूरी है, जो कठिन समय है। आज की तारीख में बच्चे शादी करने को नहीं तैयार हैं। अगर वो शादी कर रहे हैं तो वो फैमिली में जाने को तैयार नहीं है। और वो क्या कहते हैं, अभी हम अपने को समझ रहे हैं, अभी हमारे स्ट्रगल का समय है। वो ये समझने को तैयार नहीं कि आदमी जब तक आदमी जिंदा है, जब तक वो धरती पर है, उसका संघर्ष चलता है। संघर्ष समाप्त कहाँ होता है? हमेशा आपको, कभी आपको अपने स्कूल में संघर्ष करना है, कभी खेल के मैदान पर संघर्ष करना है, कभी समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्ष करना है, अपनी नौकरी, अपनी सेवा में संघर्ष करना है। आपने बलरामपुर में संघर्ष किया होगा, सिद्दीकी साहब ने किया, सब संघर्ष करते हैं। कहीं संघर्ष कभी समाप्त नहीं। पर बच्चे ये मैं सेटल हो जाऊं तो मैं करूंगा। अरे आप सेटल हो रहे हो और जिंदगी है, ये सब साथ साथ चल रही हैं। हमारे पास आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझसे भी थोड़े से बड़े होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे, कुछ मेरे बराबर होंगे, जो यहाँ तक आया है उसको याद होगा कि उसने अभावों में अपना जीवन शुरू किया था। वो आपको जो आत्मविश्वास और जो मजबूती देती है, जो किसी के सामने भी कहीं पर भी खड़े रहने का जो एक आत्मविश्वास देती है, वो आपको एक जिंदगी आपको सिखाती चलती है। और ये कहाँ से आता है? मैं फिर से कहूँगा कि ये जो समाज है, हमने केवल 2026 में हम आ गए हैं, केवल 4 साल 5 साल पहले कोविड नाम की एक चीज आई और जिसने हमको छिन्न भिन्न कर दिया। हम अगर बचे रह गए थोड़े से, तो केवल अपने परिवार की बदौलत बचे रह गए। हमारा एक सपोर्ट सिस्टम था जिसने हमको रोक के रखा। अमेरिका में आदमी को जरा सा होता है यूरोप में और तुरंत दाखिल कर देते हैं। हमारे यहाँ इतने किस्म के काढ़े पिला देंगे उसको, और जब तक मतलब मरीज भी कहने लगेगा कि अब जाने तो भैया भर्ती हो जाए, लेकिन घर ही में रखेंगे उसको, सारे इलाज करेंगे, उसको इतना मानसिक सपोर्ट देंगे। ये इस बात को मेरी कई सारे डॉक्टरों से बहुत बात होती है। परिवार, जो आप जाइए कभी किसी भी बड़े अस्पताल में, किसी भी नर्सिंग होम के बाहर, तो जितने लोग अंदर होते हैं मरीज के साथ साथ, उतने ही बाहर खड़े होते हैं। ये कोई खराब बात नहीं है। वो कानपुर में एक बड़ा भारी अस्पताल आया, नाम हम नहीं लेंगे, वहाँ जब आया, पहली बार कानपुर में आया, मल्टी स्टोरी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया मरीज ले जाते हैं और बॉडी देते हैं, और अंदर तो ले नहीं जाने देते। वो चाहते थे कि हम मरीज को देखें। फिर धीरे धीरे वो कल्चर आया। परिवार वो हमको शक्ति देगा, परिवार हमको आगे ले चलेगा। आज की तारीख में उसको बहुत पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी जो परिवार नाम की संस्था है उसको मजबूत करें। अब हमारे पास फ्री होल्ड जो जमीनें हैं नहीं है, मकान नहीं है, फ्लैट्स हैं, हमारी मजबूरी है। पर हम इतना कर सकते हैं कि अपने परिवार के साथ वो सदाशयता का वातावरण रखें, उनके साथ मिलना जुलना रखें। और अगर आपने अभी जिस सनातन धर्म की बात की, आप अगर वहां से चलिए तो बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है, उसका जो अन्नप्राशन होता है वो कौन कराता है? बाबा कराता है। बच्चे का जो मुंडन होता है उसमें आटे में लोई बालों की कौन लेता है? बुआ लेती है। क्यों ऐसा किया गया? हमारे पुरखे बहुत समझदार थे, बहुत विद्वान थे, एक एक चीज को जोड़ के चलते थे। हमको सीखने की जरूरत है। ये जो जैन जी और फलाना, देवानंद के जमाने में भी एक जैन जी थी। जो आज की पीढ़ी है वो अपने से पहले वाली पीढ़ी को कम आंकती है, मूर्ख समझती है। ऐसा नहीं था। जो रोमांस में देवानंद कर गया वो ऐसे करने वाले नहीं कर पाएंगे। जो काम राजेश खन्ना कर गया वो आज के लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमको उस चीज को समझने की, उस बात को जो आपने अपने जीवन में डॉक्टर साहब उतार के दिखाया, आप बहुत प्रणम्य हैं आप लोग। मैं आपको बहुत श्रद्धापूर्वक, और मेरे लिए ये जो 2.5 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, ये परिवार को, हम अखबार वाले हैं, हम जो देखते हैं वही हम लेके जाते हैं, फिर उसी को हम आगे देते हैं। जो हम देख रहे हैं इसको, ये मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ इतनी देर में, कि कैसे हम लोगों को जोड़ें, कैसे हम लोगों को आगे लेके चलें। ये हम सब के लिए, हम सब इसमें से बहुत सारे लोग उस पीढ़ी के हैं जिसको आज के बच्चे बूमर और जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन हमने वो दौर भी देखा जब चारपाइयाँ होती थी, मसहरियाँ होती थी। हमने वो दौर भी देखा जब जॉइंट फैमिलीज होती थी। और मैं इन बच्चों से, इस मामले में हमारी पीढ़ी ज़्यादा बेहतर है कि हम व्हाट्सएप टाइपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। आप केवल व्हाट्सएप टाइपिंग कर देते हो, आप बाकी चीज़ें करते हो। आपने वो दौर नहीं देखा जो आपने मिस कर गए हैं। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, ये हम सब का, हमारी उम्र वालों का ये धर्म होता है कि हम अपने बच्चों को वो बताएं, सिखाएं। क्योंकि भारत का, जो हम भारतीय हैं, हम उसमें किसी भी धर्म के लोग हों, जो हिंदुस्तानी हैं, हम सबके डीएनए में परिवार है।
और हम अगर अपने डीएनए से, हम कोई आपको बहुत पुरानी बात थोड़ी बता रहे हैं, 30-40 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब कैसा भी घर हो, कितना भी छोटा घर हो, बाहर से मेहमान आता तो उसी घर में रहता था, किसी को कंफर्ट नहीं चाहिए था, कोई होटल में नहीं रुकता था, और अगर कोई होटल में रुक गया तो बुरा माना जाता था। तो इसलिए वहाँ के लिए वो जो आपने एक रास्ता दिखाया है, हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। आपकी किताब से जो आपने स्त्री पर एक बात कही है, मुझे वो बहुत पसंद आई, और हमने जितनी कि हम पढ़ पाए इसको, मैं केवल 1-2 लाइनें हैं बहुत छोटी सी, मैं उसी से अपनी बात पूरी करूँगा। आपने लिखा है रीता जी ने, और स्त्री की बात उसमें तुलना करी है, स्त्री और कैक्टस उसका नाम है। कैक्टस को काटोगे तो वो चुपचाप रहता है, कैक्टस को काटोगे तो वो चुपचाप रहता है, पर याद रखो अंदर भी उसके रस होता है, और जब वह फूटता है तो सहरा भी भीग जाता है, तो सहरा भी भीग जाता है। ये गद्य क्या, ये तो पद्य है, और आपने इसको ऐसे लिखा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ इन शब्दों के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, इतने सारे लोगों को, लखनऊ के इतने शानदार लोगों को यहाँ लाने के लिए। जैसे यहाँ पर नानक चंद जी हमको मिले, इतने पुराने हमारे साथी हैं, विक्रम सिंह साहब हमको दिखाई दिए, डॉक्टर विवेक साहब दिखाई दिए, ऐसे ही और भी लोग होंगे जो मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा। आप सबको मेरा प्रणाम है। आप सबको मकर संक्रांति आने वाली है, उसकी बधाई है, वो भी एक परिवार का पर्व है। अपने परिवार में मनाइए, परिवार को बहुत प्रधानता दीजिए, और आप जैसे लोग हमारे लिए ध्वजाधारी हैं, मशालधारी हैं, आप सबको नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही उत्कृष्ट प्रेरणात्मक वक्तव्य, बल्कि यूँ कहें कि आपने अपने पूरे वक्तव्य में जीवन का सारा सार, सारी चीज़ें समाहित कर दी, और हमें अच्छा लगा कि आज आपने हमारे इन बच्चों को सराहा। और ये सही है कि माँ ही है जो बच्चे में वो संस्कार और बीज डालती है, और इसी को मैं इसके साथ मैं आगे के कार्यक्रम में चलती हूँ। और हमारी जब तक में अंतिम नृत्य है, बस उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं, और उसके बीच में एक छोटा सा मेडले है, जो कि हमारी जो टीचर्स हैं, 2 बच्चियां ऐसी हैं, सबीना और मीनू, जिनको कि विश्व जैन ने पढ़ाया था, और वो नेपाल से यहाँ आकर बाकायदा उन्होंने फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग की, और उसके बाद वो बच्चियां आज टीचर हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, और उन्होंने काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। और उनके साथ रीता जैन, श्रुति जैन, ये सभी लोग आज एक छोटा सा मेडले आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद एक नृत्य होगा, और बस उसके बाद हमारा कार्यक्रम समापन की ओर आएगा। तो आइए सुनते हैं मेडले। ये भी विश्व मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की देन है, और श्रुति मेरी बेटी, हम लोग सब मिलके आपको एक थोड़ा सा रंगारंग में जरा और तड़का लगाने जा रहे हैं, मेडले सुना रहे हैं।
दिल ने हमको समझाया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल
नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। आप लव मेरे बेटे का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, तो जब से वो गया है तब से एवरी फंक्शन हम इसको जरूर गाते हैं, चाहे दो मीनू और सबीना कई वर्षों से हैं बच्चों? 7 वर्षों से ये लोग यहाँ पे फिजियोथेरेपी पढ़ने के बाद, यहाँ शिक्षा लेने के बाद, बीपीटी करने के बाद, इस समय लोग टीचर हैं, दोनों बच्चियाँ। और ये ऑलराउंडर हैं, गाना भी गाती हैं, डांस भी करती हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और भाषा भी सीख गई हैं हिंदी की।